Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर हमने याद हो एक चैप्टर शुरू किया था पिछले। अगर मैं 3-4 क्लास से पहले की बात करूं तो हमने एक चैप्टर शुरू किया था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर। और बिजनेस का उस चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमने लास्ट क्लास में एक इसकी क्लास ले ली थी। लास्ट एक क्लास हमारी इसमें हो गई थी फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या, किन किन फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ये बात करते हैं। कौन कौन से फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ये बात करते हैं। ये बात करता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, निधि कंपनी, निधि कंपनी, चिट फंड, चिट फंड। ये बेसिकली इनके बारे में बात करता है। तो हम इस चैप्टर के अंदर इन फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एनबीएफसी क्या होता है, एचएफसी क्या होता है, एआरसी क्या होता है, एमएफआई क्या होता है, निधि कंपनी क्या होता है, चिट फंड, हम सारा इसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हमारी एक क्लास इसमें हुई थी, आपको याद होगा हमने इसमें एक क्लास स्टार्ट की थी। आगे हम अपना फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने ये वाला डिस्कशन कर लिया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। हमने ये भी स्टार्ट कर लिया था एनबीएफसी के लिए, एनबीएफसी के सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी क्या कहते हैं, यहाँ से बात करते हैं। रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी का रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर फ्रेमवर्क क्या है, बात करते हैं। रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ऑफ एनबीएफसी। तो इसमें क्या है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई ने रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क बना रखा है। समझ आ गई किस चीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी के लिए। कुछ रेगुलेशन बना रखे हैं, जैसे उनको इशू ऑफ डायरेक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द एनबीएफसी, सर्विलेंस ऑफ द सेक्टर थ्रू ऑफ साइट एंड ऑन साइट सुपरविजन, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी। आरबीआई जो है, आरबीआई सुपरवाइजरी पावर एक्सरसाइज करता है। सबसे पहले लिखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सरसाइज रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी पावर। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी पावर एक्सरसाइज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइड वेरियस रेगुलेशन एंड वेरियस सुपर, आगे लिखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइड फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कौन सा, फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशंस एंड सुपरवाइजर्स टू द एनबीएफसी। आरबीआई ने फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रखा है किस चीज के लिए, फॉर द रेगुलेशन के लिए, और सुपरवाइजर के लिए किस चीज के,
एनबीएफसी की। और रेगुलेशन आरबीआई मेक्स regulations with respect to the registration of NBFC। भाई रजिस्ट्रेशन एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? विद रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी। उसके बाद प्रूडेंशियल रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। प्रूडेंशियल registration for other category of NBFC for regulation for issue of direction on acceptance of deposit एक्सेट्रा। सबसे पहले तो क्या है कि भाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर किसके पास पावर है? आरबीआई के पास पावर है रेगुलेट करने की और सुपरवाइज करने की। आरबीआई ने क्या बना रखा है? आरबीआई हैज प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेशन एंड सुपरवाइज ऑफ एनबीएफसी। आरबीआई मेक रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी, prudential regulation of the various category of NBFCs, issue of direction on the acceptance of deposits and other sites etc। अब ये जो है द फोकस ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन इज थ्री फोल्ड। तीन तरह का फोकस होता है। जो रेगुलेशन और सुपरविजन करने का फोकस होता है वो तीन तरह से होता है। पर्पस क्या है? पहला, डिपोजिटर को प्रोटेक्शन देना। भाई जो पैसे अपने डिपॉजिट कराते हैं एनबीएफसी के पास उनको क्या करना? प्रोटेक्शन देना। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना। एनबीएफसी की सर्विसेज जो अवेल करते हैं उनको प्रोटेक्शन देना। और तीसरा जो फोकस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। द रिजर्व बैंक हैज आल्सो एम्पावर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 टू टेक पुनिटिव एक्शन। पुनिटिव एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो पुनिशमेंट पुनिटिव एक्शन का मतलब होता है पुनिशमेंट से रिलेटेड एक्शन लेना, विच इंक्लूड कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इशू ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर फ्रॉम द accepting deposit, filing criminal cases, winding up petition under the provision of the Companies Act in the extreme cases। तो भाई क्या है? रेगुलेटरी एंड द सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई हैज पावर टू मेक द रेगुलेशंस फॉर द रेगुलेशन or supervision of the RBI। RBI makes the framework for the regulation and the supervision। RBI can make the regulation with respect to the registration, with respect to the prudential regulation of the NBFC, with respect to the issue of direction, with respect to the acceptance of deposits। तो ये हो सकता है। और जो फोकस होता है रेगुलेशन ऑन एंड सुपरवाइजर का, वो किसके ऊपर होता है? वो डिपॉजिटर की प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर चलता है। और जो एक्ट एप्लीकेबल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई एक्ट 1934, वो एनबीएफसी पे एप्लीकेबल होता है। उसके अंदर आरबीआई हैज पावर टू टेक द पुनिटिव एक्शन। जैसे किसी भी एनबीएफसी अगर ढंग से काम नहीं करती तो उसके सर्टिफिकेट को क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना? अगर एनबीएफसी क्या हो सकता है? किसी भी एनबीएफसी को आरबीआई रोक सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। या फिर किसी भी एनबीएफसी के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस फाइल हो सकता है, या अगर एनबीएफसी फ्रॉडुलेंट वे में काम कर रही है तो उसके अगेंस्ट वाइंडिंग अप की पिटीशन भी जा सकती है। समझ आ गई? अब बात करते हैं स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एनबीएफसी। अब स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
ऑफ एनबीएफसी ये क्या है, एनबीएफसी का क्या है। तो अगर मैं बात करूं स्केल बेसिस पे, तो एनबीएफसी को जो रेगुलेशन है, द रिवाइज फ्रेमवर्क, यहां से शुरू करेंगे। द रिवाइज फ्रेमवर्क इंक्लूड, यहां पे लिखो include a revised framework include a progressive increase in the intensity of regulation and is thus visualized as 4 layer pyramid। तो इसको 4 लेयर के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी लेयर है? अगर स्केल बेस की मैं बात करूं, एनबीएफसी के रेगुलेशंस को, जो रेगुलेशंस है इसको विजुलाइज किया गया है 4 तरह से। 4 तरह से कैसे विजुलाइज किया गया है? पैरामिड बेसिस पे। ऐसे हमने ये बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला जो बेस है, बेस लेयर, ये होती है बेस लेयर ऑफ रेगुलेशन। दूसरा होता है मिडल। तीसरा होता है अपर लेयर और चौथा टॉप लेयर। इनको इस तरह से क्या किया गया है, जो रेगुलेशंस हैं उनको बनाया गया है। हर एक लेवल पे क्या किया गया है, रेगुलेशन अलग अलग बनाए गए हैं और हर एक लेयर के ऊपर रेगुलेशन जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले बेस लेयर की। अब मैं बेस लेयर की बात करूं, बेस लेयर शैल कंप्राइज ऑफ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। इसके अंदर वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आती है जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है। बेस लेयर के अंदर कौन सी एनबीएफसी आती है? वो एनबीएफसी आती है जिनका एसेट जो साइज है वो 1000 करोड़ रुपए से कम है। समझ आ गया? अब इसमें क्या होता है, यहां पर रेगुलेशन किस तरह से बनाए गए हैं? जो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जो कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एंड एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड एंड नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। इस तरह की एनबीएफसी का क्या नहीं होता? पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता, अकाउंट एग्रीगेटर नहीं होते, ये नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी नहीं है, और एंड एनबीएफसी, और क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, एंड एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड। और एनबीएफसी क्या नहीं करती? पब्लिक फंड अवेल नहीं करती, और जिसका कस्टमर के साथ कोई क्या नहीं होता, इंटरफेस नहीं होता। तो होती है बेस लेयर। मिडल लेयर के अंदर कौन सी एनबीएफसी आती है कि जिन एनबीएफसी का एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिन एनबीएफसी का एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके अंदर मिडिल लेयर की एनबीएफसी आती है। एनबीएफसी अंडरटेकिंग एक्टिविटी ऑफ स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इसके अंदर ये कौन कौन से काम करती हैं? इसके अंदर जो मिडिल लेयर की एनबीएफसी होती हैं वो बेसिकली क्या काम करती हैं? वो स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये काम करके यहाँ पर चलती है। समझ आ गई? क्लियर है? अपर वाली लेयर के अंदर द अपर लेयर कंप्राइज दूज एनबीएफसी विच रिक्वायर एनहांस्ड रेगुलेटरी सुपरविजन। भाई द अपर लेयर जो एनबीएफसी की होती है, द अपर लेयर कंप्राइज दूज एनबीएफसी विच रिक्वायर एनहांस रेगुलेटरी सुपरविजन, कि भाई बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी वहाँ पे सुपरविजन करने की बहुत ज़रूरत होती है। टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी, मतलब जो टॉप 10 पूरे, अगर मैं बात करूँ इंडिया लेवल की, जो टॉप 10 एनबीएफसी आती हैं वो किस में आती हैं? अपर लेयर में आती है। इसके अंदर टॉप 10 एनबीएफसी आती हैं, और टॉप लेयर के अंदर द टॉप लेयर इज एम्प्टी, टॉप लेयर खाली है। दिस इज लेयर कैन
populated if Reserve Bank is of opinion that there is a substantial increase in the potential systematic risk from the specific NBFC in the upper layer. Such NBFC shall move to the top layer from the upper layer. जो टॉप लेयर होती है वो एम्प्टी होती है, लेकिन कई बार जब आरबीआई को लगता है कि भाई जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, टॉप लेयर वाली एनबीएफसी के अंदर रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है, तो जिन एनबीएफसी के अंदर रिस्क ज़्यादा हो जाता है तो उन एनबीएफसी को टॉप लेयर में डाल दिया जाता है। समझ आ गई? तो अगर मैं बात करूँ स्केल बेसिस पे 4 तरह की एनबीएफसी होती है, 4 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। कौन कौन सी? बेस लेयर एनबीएफसी, मिडिल लेयर एनबीएफसी, अपर लेयर एनबीएफसी, टॉप लेयर एनबीएफसी। बेस लेयर के अंदर जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम होता है, मिडिल लेयर में जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, अपर लेयर के अंदर टॉप 10 एनबीएफसी आती है, और टॉप लेयर के अंदर ये क्या होता है, डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर, वैसे ये खाली होता है। समझ आ गई? क्लियर है? अब बात करते हैं टाइप्स कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी के टाइप्स की बात करते हैं। तो एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। अगर मैं लाइबिलिटी के बेसिस पे बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 2 तरह की क्या होती है, एनबीएफसी होती है। पहली होती है डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, दूसरी होती है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। पहली कौन सी होती है? डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, और दूसरी कौन सी होती है? नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। इन टर्म ऑफ साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज के बेसिस पे सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती है, साइज के बेसिस पे सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट, और एक्टिविटी के बेसिस पे अलग अलग तरह की क्या होती है, एनबीएफसी होती है। जैसे एसेट फाइनेंस कंपनी एएफसी, इन्वेस्टमेंट कंपनी आईसी, लोन कंपनी एलसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी आईडीएफसीएम, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआईज, फैक्टर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मॉर्गेज गारंटी, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। ये सारी किसके बेसिस पे होती है? ये सारी होती है एक्टिविटी के बेसिस पे। अब हम एक्टिविटी के बेसिस पे हर एक कंपनी की बात करते हैं। हमने बात कर ली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी क्या होता है, हमने बात कर ली कि भाई स्केल के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे कंपनी की एनबीएफसी कितनी तरह की होती है, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। अब हम बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे एनबीएफसी कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एसेट फाइनेंस कंपनी। क्या होती है एसेट फाइनेंस कंपनी? एसेट फाइनेंस कंपनी की बात करते हैं। एसेट फाइनेंस कंपनी की बात करते हैं, यहां पे हमारे पास आता है एसेट फाइनेंस कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका बिजनेस क्या होता है, कैरिंग ऑन प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट, सपोर्टिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या करती है? फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस होता है। प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है इसका? इसका प्रिंसिपल बिजनेस होता है फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट, जिसका बिजनेस होता है फाइनेंसिंग करना फिजिकल एसेट्स की फाइनेंशियल करना, सच एज ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, लेथ मशीन्स, जनरेटर सेट, अर्थ मूविंग मटेरियल, हैंडलिंग इक्विपमेंट, मूविंग ऑन पावर रोड, जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन। ये बेसिकली जैसे ट्रैक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, लेथ मशीन्स हो गई, जनरेटर्स हो गया, इन तरह की एसेट्स को ये क्या करता है, क्या करता है? फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करता है। ठीक है ना? अब क्या होता है यहाँ पे, द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ दिस पर्पस इज डिफाइंड हैज एग्रीगेट ऑफ फाइनेंशियल रियल फिजिकल एसेट support economic activity and income arising therefrom is not less than 60% of the total asset and the total income respectively। ये कहना चाह रहा है कि जो इसका प्रिंसिपल बिजनेस होता है वो फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इसका प्रिंसिपल बिजनेस जो होता है
वो क्या होता है? फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसकी जो अपने बिजनेस से जो इनकम जो है, इस बिजनेस से वो कितनी इनकम कम से कम कमाता है, अगर वो 60% अपनी टोटल इनकम का या फिर अपने टोटल एसेट का एंड अपने टोटल एसेट का 60% अगर वो इनकम कमा रहा है, तो इस बिजनेस से अगर कोई पर्सन जिसका बिजनेस क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ रियल फिजिकल एसेट सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो इस काम को करके अपने टोटल इनकम का 60% इस बिजनेस से कमा रहा है, तो उसे बोलते हैं एसेट एसेट फाइनेंस कंपनी, उसे बोलते हैं एसेट फाइनेंस कंपनी। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनी होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटीज में डील करता है, सिक्योरिटी को एक्वायर करना, परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटी, बेसिकली इसका एक्विजिशन ऑफ, जो एक्वायर करना, जो परचेज करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है सिक्योरिटीज के अंदर, वो होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। लोन कंपनी क्या होता है? लोन कंपनी वो कंपनी होती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस। प्रोवाइडिंग फाइनेंस, जो या तो लोन देती है या एडवांस देती है, और otherwise any activity other than it is owned but does not include asset finance company। इसके अंदर एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं आता, मतलब जिसका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग का होता है, वेदर बाय मेकिंग लोन और एडवांस और अदरवाइज फॉर एनी अदर कंपनी, बट इसके अंदर एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं आती। हर वो कंपनी जिसका बिजनेस जो है प्रोवाइडिंग फाइनेंस है अदर देन दी एसेट फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या होता है, आईएफसी क्या होता है, ये बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो क्या करती है, अपनी टोटल एसेट्स का, अब जो टोटल एसेट्स का 75% डिप्लॉय करती है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, जो 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट, अपनी टोटल एसेट का कम से कम 75% वो क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देती है। क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देती है, जिसके मिनिमम नेट ऑन फंड कितने हैं, 300 करोड़ के होते हैं, जिसकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो होनी चाहिए वो ए होनी चाहिए, और सी आर ए आर क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। सी आर ए आर जिसका क्या होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। क्लियर है? तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी वो कंपनी होती है कि जो क्या करती है, जो अपनी टोटल एसेट का 75% इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में डिप्लॉय करती है, जिसके नेट ऑन फंड, जिसके नेट ऑन फंड क्या होते हैं, 300 करोड़ के होते हैं, जिसकी क्रेडिट रेटिंग मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, और जिसका सी आर ए आर, सी आर ए आर क्या होता है, सी आर ए आर का मतलब होता है कैपिटल कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो, जिसकी कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो जो है 50% हो, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। आगे हमारे पास आता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी?
सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये क्या होती हैं? ये एनबीएफसी होती है जो बिजनेस बेसिकली क्या करती हैं, जिनका बिजनेस है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, और कुछ कंडीशन इनको क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, पहला तो जिनका मेन बिजनेस क्या होता है, जिनका मेन बिजनेस होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, जिनका मेन बिजनेस होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या फिर सिक्योरिटी, जिनका मेन बिजनेस या तो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है या एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, और इनको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कंडीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, इट होल्ड नॉट लेस देन 90% ऑफ एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब उसकी 90% एसेट जो होनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए। या तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसने, मतलब उसका मेन जो एसेट है वो 90% टोटल एसेट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में इक्विटी में, प्रेफरेंस में, डेट में, लोन में, किसी भी ग्रुप कंपनी के इसमें होना चाहिए। ठीक है ना। इट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी इंस्ट्रूमेंट कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर विद अ पीरियड नॉट एक्सेडिंग 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इन अ ग्रुप कंपनी कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 60% ऑफ द टोटल एसेट। कम से कम इक्विटी के अंदर टोटल एसेट का 60% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इक्विटी के अंदर किसी कंपनी, किसी ग्रुप कंपनी की इक्विटी के अंदर उसकी 90%, उसकी 60% टोटल एसेट का कम से कम 60% इन्वेस्टमेंट किसमें होना चाहिए, इक्विटी के अंदर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट ट्रेड in its investments in share that loan in group company except through block sale for the purpose of the dilution or disinvestment। ये क्या नहीं करेगी, इसका मेन पर्पस इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, बट ये ट्रेड नहीं करेगी अपनी इन्वेस्टमेंट में, कि मतलब ये ना हो कि ले लिया बेच दिया, ले लिया बेच दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोर बिजनेस होना चाहिए, ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझ आ गई। इट डज नॉट कैरी एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये बाकी कोई दूसरी जैसे बैंकिंग, डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लोन वगैरह, ये कोई दूसरी, इट डज नॉट कैरी एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी। इट डज नॉट कैरी एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये कोई दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटी को कैरी नहीं करेगी। इट डज नॉट कैरी एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटी, एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, इन एक्टिविटी को छोड़ के, कौन सी वाली, बैंक डिपॉजिट्स। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कर सकती है, बैंक डिपॉजिट कर सकती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, लोन दे सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है डेट्स इश्यूएंस के अंदर, तो इनमें कर सकती है। बाकी इनसे अलग किसी दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका मिनिमम एसेट साइज कितना होता है, 100 करोड़ का होता है, 100 करोड़ का होता है, और इट एक्सेप्ट पब्लिक फंड, जो पब्लिक से फंड एक्सेप्ट करती है उसे बोला जाता है को सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आगे हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड
इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होती है एनबीएफसी होती है, रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी, जो हेल्प करती है द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। जो लॉन्ग टर्म डेट को फ्लो करती है, जो लॉन्ग टर्म डेट होता है, जो पैसा होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड रेज रिसोर्स थ्रू इशू ऑफ रुपी और डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ मिनिमम 5 ईयर मैच्योरिटी। ये क्या करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये 5 साल की मैच्योरिटी के या तो रुपीज डिनोमिनेटेड या फिर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो होती है वो स्पॉन्सर कर सकती है आईडीएफ एनबीएफसी। जो आईएफसी होते हैं, इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वही क्या कर सकती हैं, स्पॉन्सर कर सकती हैं किसको, आईडीएफ NBFC. IDF NBFCs are investment vehicle which can be sponsored by commercial bank and NBFC in India, in which domestic offshore institutional, offshore का मतलब होता है foreign, foreign institutional investors, specifically insurance and pension fund, can invest through unit and bond issued by the IDFC. इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें कोई भी डोमेस्टिक या फिर कोई भी जो इंटरनेशनल लेवल के जो इंश्योरेंस या पेंशन फंड होते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईडीएफ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी की यूनिट के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उनके बदले में उसे क्या दिया जा सकता है, आईडीएफ बॉन्ड इशू करेगी। आईडीएफ वुड एसेंशियली एक्ट एज अ व्हीकल फॉर रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग डेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए डेट को क्या करना, रिफाइनेंस करवाना, thereby credit fresh headroom for the bank to lend to fresh infrastructure project। मतलब बैंक को ये हेल्प करती है कि बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या कर सके, एक लैंडिंग कर सके, जिसके लिए वो क्या करती है, आईडीएफ एनबीएफसी को बनाती है और उसके थ्रू बॉन्ड इशू करवाती है, जिससे लोगों से पैसा आता है और वहां से फिर उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर लगा दिया जाता है। समझ आ गई? तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये बात करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इस चैप्टर की बात करते हैं। क्या होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मीन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। इसका मतलब होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और जिसका मेजर बिजनेस क्या होता है वो बात करते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन, आपको कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी एनबीएफसी बनाना चाहता है तो क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड 10 करोड़ रुपीज एज नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट फॉर द एनबीएफसी एमएफआई। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए कम से कम नेट ऑन फंड कितने का होना चाहिए, 10 करोड़ का होना चाहिए। हाउएवर एग्जिस्टिंग एनबीएफसी company holding a certificate of registration has on October 22, 2021 issued by the Reserve Bank of India and having net on fund of less than 10 crore rupees shall achieve the NOF of 10 crore as per the following glide path: rupees 7 crore by the March of 31st March 2025 and rupees 10 crore by मार्च 31, 2027। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एग्जिस्टिंग, एक तो बोला कि कोई भी अगर न्यू एनबीएफसी है और अगर वो क्या करना चाहती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसका क्या करना चाहती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होना चाहती है
तो जो न्यू वाली है, ठीक है ना, कि भाई जो 1 अक्टूबर 2022 के बाद जितनी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज रजिस्टर्ड होना चाहती हैं, तो उनका नेट ऑफ फंड कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी एनबीएफसी कंपनी है जो अक्टूबर 2021 से पहले थी, तो उनके लिए क्या है, उनको एक टाइम पीरियड दे रखा है कि भाई आप अपने नेट ऑन फंड को आने वाले टाइम पीरियड के अंदर 10 करोड़ तक लेके आओगे। ये कहना चाह रहा है कि 31 करोड़ 2025 तक आपके नेट ऑन फंड 7 करोड़ के हो जाने चाहिए और 31 मार्च 2027 तक आपके नेट ऑफ फंड 10 करोड़ के हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो सकता है। ये एग्जिस्टिंग वाले जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये कंडीशन लगाई हुई है। दूसरा, नॉट लेस देन 85% ऑफ द नेट एसेट आर इन नेचर ऑफ क्वालिफाई एसेट। क्वालिफाई एसेट होनी चाहिए, मतलब जिसकी 85% ऑफ द नेट एसेट जो क्या है, किस नेचर की है, क्वालिफाई एसेट है, क्वालिफाई एसेट है। अब इसकी कुछ क्राइटेरिया होती हैं, बात करें। लोन विच इज डिस्पर्ड टू द बोरर विद हाउसहोल्ड एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग ₹1,25,000 एंड ₹2,00,000 फॉर रूरल एंड अर्बन सेमी अर्बन हाउसहोल्ड रिस्पेक्टिवली। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का क्राइटेरिया क्या है कि भाई ये लोन डिस्पर्स करेगी उन बोरवर को, उन हाउस होल्ड को जिनकी इनकम 1,25,000 फॉर रूरल और 2,00,000 फॉर अर्बन, इनके लिए इससे ज़्यादा ना हो। लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 75,000 इन फर्स्ट साइकिल एंड 1,25,000 इन द सब्सिक्वेंट साइकिल। फर्स्ट टाइम जब लोन दिया जाएगा, फर्स्ट साइकिल में जो लोन दिया जाएगा वो 75,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सब्सिक्वेंट साइकिल में 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल इंडेप्टनेस ऑफ बोरोवर, अगर बोरोवर को, किसी पर्सन को जो लोन दिया जा रहा है वो 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम टेन्योर ऑफ 24 मंथ फॉर द लोन अमाउंट एक्सीडिंग ₹30 करोड़। अगर कोई लोन अमाउंट 30,000 से ऊपर का है तो उसका मिनिमम टेन्योर पीरियड कितना होगा, 24 महीने का होगा, मतलब 2 साल का होगा। कोलैटरल फ्री लोन, लोन के ऊपर किसी तरह से कोई सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होगी। मिनिमम 50% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटी। इनकम जनरेशन एक्टिविटी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मिनिमम 50% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम इनकम जनरेशन एक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिपेमेंट पीरियोडिकली। अब भाई रिपेमेंट आप, अगर कोई लोन अपना वापस करना चाहता है वो वीकली भी कर सकता है, 15 दिन में भी कर सकता है पेमेंट, मंथली भी कर सकता है, डिपेंड्स कि वो किस तरह से अपना पेमेंट साइकिल चूज कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई नई एनबीएफसी एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होना चाहती है 1 अक्टूबर 2022 के बाद, उसका नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए। या कोई भी ऐसी एनबीएफसी थी जो अक्टूबर 22 2021 को एग्जिस्ट थी, तो उसको अपने नेट ऑन फंड को 10 करोड़ तक लाने के लिए एक टाइम पीरियड उसको दिया है कि 31 मार्च 2025 तक आपका नेट ऑन फंड 7 करोड़ तक हो जाना चाहिए और 31 मार्च 2027 तक आप 10 करोड़ तक आपका नेट ऑन फंड मिनिमम हो जाना चाहिए और 80% ऑफ नेट एसेट क्वालिफाई नेचर की होनी चाहिए। और उसमें आगे कंडीशन बता रखी है कि लोन आप कैसे दोगे, क्या रिपेमेंट पीरियड रहेगा, कितना लोन आप किसको कितना दे सकते हैं। समझ आ गई, क्लियर है। आगे बात करते हैं हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर एनबीएफसी। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी engaged in the principal business of factoring. The financial asset in the factoring should be constitute at least 50% of the total assets, and income deriving from factoring business should not be less than 50% of the, मतलब जिनका बिजनेस क्या होता है, फैक्टरिंग का होता है। फैक्टर क्या होते हैं, जैसे रिकवरी, पैसे की रिकवरी करवाने का काम जो करते हैं, रिकवरी एजेंट जो होते हैं, या तो रिकवरी एजेंट कह लो, जो किसी कंपनी के बैंक के बिहाफ पे पैसा रिकवर करने का बिजनेस करते हैं, तो वो होते हैं रिकवरी। एनबीएफसी होते फैक्टर होते हैं। जिनकी फाइनेंशियल एसेट्स जो क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल एसेट, टोटल एसेट, जो फाइनेंशियल एसेट जो होगी वो फैक्टरिंग बिजनेस से होनी चाहिए। टोटल एसेट का जो उसकी टोटल एसेट का कम से कम 50%
कहाँ से होना चाहिए, फैक्टरिंग बिजनेस से होना चाहिए। और उसकी टोटल इनकम का 50% कौन से बिजनेस से डिराइव होना चाहिए, फैक्टरिंग बिजनेस से होना चाहिए। कि मतलब उसकी 50% इनकम कम से कम फैक्टरिंग बिजनेस से आ रही है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर एनबीएफसी। आगे बात करते हैं मॉर्गेज गारंटिंग कंपनी क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज गारंटी कंपनी। मॉर्गेज गारंटी कंपनी क्या होती है। मॉर्गेज गारंटी कंपनी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसका कम से कम 90% 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज मॉर्गेज गारंटी बिजनेस। जिसका टोटल इनकम जो 90% इनकम है, जो 90% टर्नओवर है, वो कहाँ से आ रहा है, मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से आ रहा है। या एटलीस्ट 90% ऑफ द ग्रोस इनकम इज फ्रॉम द मॉर्गेज गारंटी बिजनेस, जिसका टर्नओवर कितना है 90% मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से, और जिसका टोटल इनकम जो है वो 90% है कम से कम कहाँ से, मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से। और जिसका नेट ऑन फंड कम से कम कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का होना चाहिए। जिसका कम से कम नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का होना चाहिए। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच प्रमोटर ग्रुप विल बी परमिटेड टू सेट अप अ ड्यू बैंक। ठीक है ना, कि भाई जिसमें क्या होता है, प्रमोटर वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें प्रमोटर को या प्रमोटर ग्रुप को परमिट किया जाता है कि एक